चलिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर लगा रहे हैं हम PYQs का, लेसन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैग्नेटिज्म। तो इसमें पहला क्वेश्चन ही देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 2013 में आया हुआ है। ड्राइव विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। जरा ध्यान देना, ये आपका सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के स्ट्रक्चर में हमने ये इसका मॉडल बना दिया सोलेनॉइड का। डॉट का मतलब है कि वहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, क्रॉस का मतलब है वहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर बना दिया हमने। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, उसको डॉट 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 और क्रॉस 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 से आपने दिखा दिया। वो क्रॉस और डॉट का मतलब आप पहले से जानते हो। फिर हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी ए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होती, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं होगी, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं होगी, तो सिर्फ ए बी पे होगा आपका बी डॉट डी एल। अब इधर आ जाओ, तो कहता है, अब ये सारी बातें पढ़ लो बेटा जो आप कहते हो ना हमें भैया कंसंट्रेशन लिखवा दो। लेट बी द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। ओके, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर क्लोज लूप ए बी सी डी बी ए। ठीक है, ए बी सी डी ए, अप्लाई एम्पेयर सर्कुलर लॉ, लगा दिया। बी डॉट डी एल जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई, टोटल करंट। ठीक है, अब वो बांट दिया टोटल करंट, बी डी एल, बी डी एल चारों के लिए, ए से बी से सी से डी से ए। ठीक है, और आगे चलते हैं अब इसके बाद। अब यहां पे बारी आती है आपके नंबर ऑफ टर्न्स की। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हमने दिखा दिया एल से, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट स्मॉल एन से दिखाते हैं। कहता है यहाँ पे एन अपॉन में एल है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड ए बी सी डी ये सारी की सारी लेंथ है। ठीक है, अच्छा आगे। अब वो कहता है अगर मैं यहाँ देखूं तो एक जगह पर ए बी का यहाँ पर कॉस थीटा आ रहा है 0 डिग्री, कहाँ पर, इस वाले में। तो यहाँ बी डॉट डी एल कॉस थीटा 0 लग रहा है, और इसमें लग रहा है कॉस 90, कॉस 90 0 हो जाएगा, इसमें कॉस 90 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब बारी आती है यहाँ पर आपकी ए बी के लिए, तो आपका बी एल कॉस थीटा बन गया, इसकी वैल्यू तो आ गई। ये जीरो, ये जीरो, और वो बाहर था, वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसलिए जीरो। ये जीरो, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो जीरो, और एक ये जीरो। तो अगर मैं इन तीनों को देखूं तो यहां पर मेरे पास आता है बी डॉट डी एल ए बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई एल। ठीक है, ये वही आपके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, इस एल को इस एल के साथ हटा देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपकी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन पर यूनिट लेंथ आई, या बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, एक बात और बताऊं, ये पूरे सोलेनॉइड के आधे एंड, इस एंड पर आधी मैग्नेटिक फील्ड होगी हाफ म्यू नॉट एन आई, और इस एंड पे आधी मैग्नेटिक फील्ड होगी हाफ म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब जल्दी से इसको देखो, रुको, पहले इसको देखो, स्क्रीन रोको, पूरा रीड करो, अभी कभी ड्राइव करो। अब इधर आ जाओ, स्क्रीन रोको और पूरा रीड करो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है टू आइडेंटिकल क्लोज लूप, ये दो आइडेंटिकल क्लोज लूप है। ठीक है, 2012 क्वेश्चन है। ईच ऑफ रेडियस आर एंड कैरिंग अ करंट, इक्वल करंट आर केप्ट इन अ पैरेलल प्लेन्स हैविंग अ कॉमन एक्सिस। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। ठीक है, अब इसको वो सेंटर मान के चल रहा है। द डायरेक्शन ऑफ पी, अगर वो बीच में से देखता है, द डायरेक्शन ऑफ पी इज क्लॉकवाइज एंड क्यू इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहां से देखता है, अगर यहां से देखता है तो क्लॉकवाइज, और इधर देखता है तो एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब दोनों की दोनों डायरेक्शनें सेम है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालें कैसे। इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल रखी है, इसकी डेरिवेशन करी थी। ठीक है, देखो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, 2r² प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब वो कहता है दोनों की डायरेक्शन सेम क्यों बैठी है, क्योंकि वो बीच में ऑब्जर्वर, एक तरफ से क्लॉकवाइज दिखता है, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। अगर दोनों एक तरफ से देखेगा तो क्लॉकवाइज, या फिर दोनों एक तरफ से दूसरी तरफ से देखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी।
To calculate the net magnetic field at point O, first of all calculate the magnetic field at O due to the both coils separately. ठीक है, फिर उसके बाद देखो उनकी नेट डायरेक्शन क्या आ रही है, वो कहता है O पॉइंट जो दोनों रिंग को देख रहा है वो सेम डायरेक्शन में देख रहा है, इस वजह से वो मैग्नीट्यूड ऐड होंगे। तो B इक्वल्स टू B1 प्लस B2, B1 B2 दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों का करंट इक्वल है, दोनों की डायमेंशन इक्वल है, तो B आ जाएगा ट्वाइस ऑफ B1 और B1 का ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। ये पहले भी कई बार आ चुका है बेटा, ये कई बार देखा है हमने क्वेश्चनों में आता है, तो इसको लगा लो। ये हमने आपके उन क्वेश्चंस में भी देखा था जहां एमसीक्यूज आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L हैविंग n टर्न्स कैरिंग करंट I, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, अभी ऊपर करा है हमने। अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L इज बेंड इनटू अ सेमी सर्कल। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर जिसको हमने सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यूज बायट-सवर्ट लॉ टू डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, अब आपको सर्कुलर के लिए निकालना आता है तो सेमी सर्कल के लिए भी निकल जाएगा। ये लो, वो कहता है ये रहा एक स्ट्रेट वायर है जिसे हमने बेंड कर दिया सर्कल में। ठीक है, सर्कुलर पार्ट में, और अदर इज स्ट्रेट पार्ट ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, उसका हाफ आएगी 180 बाय 360। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखो। वो कहता है मैंने इसका एक टुकड़ा dl ले लिया। अब अगर मैं लेंथ को हेमी सर्कल में कन्वर्ट करता हूं तो वो लेंथ हो गया पाई आर के बराबर। ठीक है, पूरे सर्कल में करता तो 2 पाई आर के बराबर, आधे में कराया तो 2 हट गया पाई आर के बराबर। ठीक है, तो आर कितना आ गया मेरा L पाई, L बाय पाई। ठीक है, और dl मेरा डिफरेंशिएटेड पार्ट है। ठीक है, तो वो कह रहा है मैं जानता हूं बायट-सवर्ट लॉ कहता है dB इक्वल्स टू म्यू अपॉन में 4 पाई I dl sin 90 बाय आर स्क्वायर। जी हाँ जानता हूं, तो sin 90 तो 1 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो dB इक्वल्स टू म्यू अपॉन में 4 पाई I dl आर स्क्वायर, और dl कितना है मेरा, dl मेरा यहाँ पर I dl, ठीक है dl ही लिया, मैं समझा dr लिया। ठीक है, अब वो कहता है इंटीग्रेट करो सेमी सर्कल के लिए, म्यू अपॉन 4 पाई I dl आर स्क्वायर, कर दिया इंटीग्रेशन। dl का इंटीग्रेशन क्या आएगा पाई आर, dl का इंटीग्रेशन क्या आएगा पाई आर, और पाई आर क्या है तुम्हारा कैपिटल L रख दिया, पहले L रखा, फिर इसको R को खोला, L बाय पाई जो मर्जी है, मैं L को यहाँ पर पाई आर रख रहा था, फिर वो कट जाता R से, एक ही बात है, इसने यहाँ रख दिया इसको। अब L का स्क्वायर आएगा बटे में L आ जाएगा, तो B आ गया म्यू नॉट आई पाई बाय 4L। अब पकड़ो इसको, इतना सा हिस्सा समझना है आपको, जल्दी से स्क्रीन रोको और पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्टेट एम्पेयर सर्किटल लॉ। ठीक है, शो थ्रू एन एग्जाम्पल हाउ दिस लॉ इनेबल an easy evolution of the magnetic field when there is a symmetry in system। ठीक है, अब वो कहता है एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ करंट। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया म्यू टाइम्स ऑफ करंट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने यहां से ये करंट लिया I और उस पर ये एक बाउंड्री सरफेस बनाई। ठीक है, और उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला आया। अब ड्राइव करो एक्सप्रेशन फॉर अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो ये रहा जिसका करंट यहां जा रहा है। ठीक है, फिर हमने वही लगाया आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या फिर पाम रूल। पाम रूल क्या कहता है, इस तरफ बाहर आएगा और उस तरफ करोगे तो अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आउट ऑफ द पेपर और यहाँ पर इनसाइड द पेपर, ये उसका रेडियस है। ठीक है, अब वो कहता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने डिस्टेंस लिया R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, तो B जो आएगी आपकी वो आएगी B डॉट dl आपका 2 पाई R है इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। तो यहां से आपका फॉर्मूला क्या बना, B बनेगा म्यू नॉट I 2 अपॉन में 2 पाई R। आ गई मैग्नेटिक फील्ड, खत्म।
ये अगला क्वेश्चन आ गया बेटा कोई और, यहाँ तक समझो इस डेरिवेशन को, जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, दे रखा है, 1 एम्पेयर का करंट है, एक्स वाई प्लेन पे लाई करता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर लाई सेम प्लेन पैरेलल टू द एक्स। सर्कुलर लूप दिख गया जी, लॉन्ग स्ट्रेट वायर और सर्कुलर लूप, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस जो है उसका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड 2024 के पेपर में बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ करंट दैट हैज टू बी मेंटेन इन वायर सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज जीरो। यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, उसके लिए करना है आपको, ठीक है। अब देखो आंसर इसका, देखो वो कहता है गिवन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस दिस, ठीक है, सर्कुलर लूप के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया b1 म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ठीक है, ठीक है। अब यहां से b1 आ गया आपका, करंट वहां पे 1 एम्पेयर दे रखा है, हाँ, तो 1 म्यू नॉट आई और 2r ये वैल्यू आ गई। अब वो कहता है b2 क्या आएगा आपका, b2 आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r, वेयर r इज द डिस्टेंस, ठीक है। अब एक मिनट, ये सर्कुलर लूप रेडियस r के लिए था, ये स्ट्रेट वायर के लिए है। स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। और अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है स्ट्रेट वायर की V2 और V1 सर्कुलर वायर की, अब वो कहता है अगर मैं देखूं तो मुझे इनकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी पहले। एक की डायरेक्शन ये जा रही है क्वेश्चन में, दूसरे की डायरेक्शन बनाई नहीं है क्वेश्चन में, शायद मिसप्रिंटिंग है, उल्टी डायरेक्शन है जितना मुझे ध्यान है। वो कह रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज B1 प्लस B2। अगर हाँ, अगर हमें यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्विलिब्रियम पे रखनी है, जीरो पे रखनी है, तो ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए, और इन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। इक्वेट करने पर हमारे पास वो करंट आ जाएगा जो दूसरी कॉइल में होना चाहिए। अच्छा अच्छा, आ गई डायरेक्शन अपने आप ही, नेगेटिव आ गया करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द जो पहले वाली थी, ठीक है। जो मैं कह रहा था ना नेगेटिव होनी चाहिए डायरेक्शन, वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, यहाँ निकालना था आपको। एक तो इसके अंदर करंट कितना होगा वो निकालना है, और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी I1 और I2 के बीच में। इस पूरे हिस्से को समझ लो। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर पहले लगेगा एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड, फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड, और उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का सम आएगा जीरो। आगे, यूजिंग द बायट-सवर्ट्स लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ करंट कैरिंग लूप, ठीक है। Hence find the magnitude of magnetic field intensity at the center of circular coil, ठीक है। यही वाली डेरिवेशन की बात कर रहा था मैं, ये इसमें आपको ये लेना है, ये आपकी करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, इसके सेंटर से हमने ये पॉइंट पास करा दिया। अब यहाँ पर मैंने एक बारी डीएल लिया, यहाँ पर भी एक बारी डीएल लिया, एक डीएल टुकड़ा, और ये आपने उसको, अगर ये रेडियस है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो इसको नाम दे दिया हमने आर, नहीं छोड़ के अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आई तो और इससे। अब क्या ध्यान रखना है, अब ध्यान ये रखना है कि अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा होता तो वो होती इसकी सीधी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होता, ई,
लेकिन मैं निकाल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो है इससे परपेंडिकुलर। अगर वो इससे परपेंडिकुलर है, जरा इस पे ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका ये वाला थीटा जो होता था या फाई होता था, उसके सामने यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता था, थीटा या फाई। इस बार उससे परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा, तो कॉस कंपोनेंट्स इधर आएंगे, साइन कंपोनेंट सामने जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, कॉस कंपोनेंट ऊपर और नीचे जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे, और साइन कंपोनेंट सामने जाएंगे और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एक इस पॉइंट पर दो साइन कंपोनेंट बनेंगे, एक इसकी वजह से बनेगा, एक इसकी वजह से बनेगा, और ऐसे कितने पॉइंट है, बहुत सारे, इसलिए इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, अब वो ये पहले पढ़ लो कंसिडरेशन, फिर वो बता रहे हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ, ये कैसे आया, जो मैंने बताया था अभी पाइथागोरस लगा के वो बता दिया। फिर वो कहता है हम जानते हैं डी बी स्क्वायर मीटर अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन, यहाँ पे थीटा 90 है, ठीक है, टेंजेंशियल है, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हाँ जी, अब ये फॉर्मूला लगाया आप उसने। अब इसके अंदर वो कह रहा है ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आपकी, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो और कॉस फाई लगा दो। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप ऑफ डी वी साइन फाई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, और ये आपका साइन फाई आया है। जरा इधर चेक करो, इस ट्राइंगल को देखूंगा तो साइन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, सॉरी लगा दिया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, आगे चले। अब वो कहता है हम जानते ही होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये तो एज इट इज टेप लिया, तो इसके अंदर वैल्यू क्या बची हमारी डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे 2 पाई ए आ गया, 2 पाई ए वैल्यू यहाँ तक पहुंच गई। ये वो फॉर्मूला था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल के लिहाज से बार बार आ रहा है। आगे चलते हैं। अब वो कहता है अगर मैं यहाँ पर एक केस लूँ कि x और r का रिलेशन लूँ, ठीक है, और x को 0 ले लूँ, तो सेंटर पे पॉइंट आ जाएगा मेरा, वो ये पॉइंट है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, और n टर्न्स के लिए म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। जल्दी से इसको पकड़ो, पहले इतने हिस्से को पढ़ो स्क्रीन रोक के, फिर अब इस हिस्से को पढ़ लो। लो, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जो मास m का है, चार्ज q है, इज इन मोशन एट स्पीड v पैरेलल टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ये रहा लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इसके साथ पैरेलल चल रहा है v स्पीड से। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है आपका, एक्स एक्सिस पे चल रहा है वो, कैरिंग अ करंट I एज शोन इन फिगर। ठीक है, दिख रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड सो दैट द पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड। बताओ क्या होगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो वो कहता है अगर मैं यहां पर बात करूं, चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव किस तरफ कर रहा है, इस तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी लग रही होगी, ये हो गई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा यहाँ कहाँ दिख रहा हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड सो दैट पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड। अच्छा, पार्टिकल चार्ज क्यूज मोशन स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। यहाँ बेटा मैग्नेटिक फील्ड पहले से मेंशन होनी चाहिए थी, यहाँ गलती है। पहले से ये मैग्नेटिक फील्ड मेंशन होनी चाहिए थी, तब हम बोलते कि उसके बराबर और उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। मेरा चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव तभी करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स इक्वल हो, इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाया, फिर हमने मैग्नीट्यूड लगाया, फिर ये लगा दिया। ये वही आपका वेलोसिटी सेलेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे उस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी होनी चाहिए थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो क्यू इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू से क्यू कट जाएगा, ई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है, वो कह रहा है अगर यहाँ पर एक सर्कुलर लूप है जो यहाँ दिखाया था हमने क्वेश्चन में, नहीं स्ट्रेट वायर है, अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर मैग्नेटिक फील्ड का।
ठीक है, उस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ये, या नहीं तो सीधा आप यहाँ से बता देते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वी बी, यही आपका वेलोसिटी सेलेक्टर, उसके अंदर बी की वैल्यू रख दो ये। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दिक्कत थी कि उसने दोनों में से कोई भी फोर्स नहीं बताई, सिर्फ ये बताया करंट इधर जा रहा है, करंट की चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन इधर है। अगर चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन इधर है तो उसके साथ साथ उसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन, स्टेट बायट-सावर्ट लॉ आता है, यूजिंग द बायट-सावर्ट लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, अभी ऊपर करा है। स्टेट बायट-सावर्ट लॉ आगे फिर से, ठीक है, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप पी एंड क्यू ईच ऑफ रेडियस आर, ठीक है, कैरिंग अ करंट 1 एम्पियर एंड अंडर रूट 3 एम्पियर, ठीक है, अलग अलग करंट है, आर प्लेस्ड कोसेंट्रिकली एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे वाले हैं बेटा दोनों। एक की मैग्नेटिक फील्ड बी वन आएगी, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड बी टू आएगी, और फॉर्मूला आएगा बी इक्वल्स टू अंडर रूट बी वन का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ये लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, और ये कई बार आया क्वेश्चन बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद कर लो, यूनिट अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई अपॉन में आर, सर्कुलर लूप के लिए, ठीक है, और उन दोनों को जोड़ दो। अभी के अभी क्वेश्चन लगाओ, कल आने वाला है बेटा पेपर में, जल्दी पढ़ो। फिर ये उसका टेन थीटा भी निकाल के दिखा रहा है आपको, थीटा 30 डिग्री आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कहता है। टू आइडेंटिकल लूप पी एंड क्यू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव कॉमन सेंटर, फिर वही क्वेश्चन आ गया पूरा का पूरा। यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस of current carrying loop of radius same. State Biot-Savart law expression, used it to obtain expression for magnetic field at axial point distance d from the center of circular, same आ गया बेटा देखो। क्वेश्चन नंबर 24, देख लो वही सेम फॉर्मूला है। अगला अच्छा इसका और कोई पार्ट भी है। यूज इट टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट axial point d from the center of circular coil of radius a and current I. Also find out the ratio of magnitude of magnetic field of this coil at center and at axial। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है सेंटर का जो हमने निकाला था म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, और जो हमने किसी पॉइंट पर निकाला था उन दोनों का रेशियो निकालो। तो म्यू नॉट आई अपॉन में वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज ये म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और किसी पॉइंट पर वो होता है ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर 3/2, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अब इन दोनों की रेशियो कर दो, ये कट जाएगा, आई कट जाएगा, ये जो बचेगा इसको तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, जल्दी से देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24, स्क्रीन रोको, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, स्टेट बायट-सावर्ट लॉ, गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट, ठीक है, यूज दिस लॉ टू ड्राइव सर्कुलर कॉइल, फिर सेम क्वेश्चन आ गया। हाउ डज अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट बिहेव एज अ मैग्नेट? सर्कुलर करंट कैरिंग कैसे बिहेव करता है मैग्नेट के तौर पे? अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो ये इसका साउथ बन जाता है, और दूसरी तरफ से देखो तो वो इस तरफ फ्लो कर रहा है तो वो उसका नॉर्थ बन जाता है। इस तरीके से ये बिहेव करता है मैग्नेट के तौर पे। एक बार फिर भी हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं, वही बनाया है, ठीक है, पूरा इसको पढ़ लो फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, स्टेट एम्पेयर सर्कुलर लॉ हो चुका। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनसाइड अलोंग द कोर ऑफ सोलेनॉइड हो चुका। स्केच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं
सोलेनॉइड की वो ये होती है, यहाँ से थोड़ी सी कर्व, फिर सीधी, फिर थोड़ी सी कर्व, फिर सेम। और जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, याद रखना। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। आगे चलते हैं। हाउ आर दीज लाइंस डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल? ठीक है, ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अलग होती है? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट की ये बना दी मैंने। ठीक है, थोड़ी सी कर्व होती है कोनों पे। ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेसेसरली क्लोज लूप, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती। ये इसका डिफरेंस हो गया। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है, इसलिए वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती। फिर आ गया यूजिंग बायट सबर्ट लॉ डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हो गया। ये भी हो गया, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। ये करंट कैरिंग लूप है आपका, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी आएंगी। ठीक है, देख लो एक बारी फिर भी यहाँ पे। हम्म, नहीं है, कोई बात नहीं। ये आपका करंट कैरिंग लूप है और ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, चलिए। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसका 12 एम्पेयर करंट है, इस बेंट इनटू अ हेमी सर्कल। ठीक है, जिसका रेडियस इतना है। स्ट्रेट सेगमेंट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी? स्ट्रेट सेगमेंट के बिल्कुल सामने आ रहा है तो साइन यहाँ पर 0 डिग्री लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0। और ये इसके बिल्कुल पीछे आ रहा है, यहाँ पर साइन, यहाँ थीटा 180 लग जाएगा, तो भी मैग्नेटिक फील्ड 0। इस पूरे सर्कल का होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, तो आधे सर्कल का हो जाएगा 180/360। ठीक है, आसान है। चलो आगे कहता है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंस फोर्स ऑफ अ पार्टिकल क्यू वी वी, सब पता है तुम्हारे को। लॉरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन आता है आपको। व्हेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स मैक्सिमम? कब इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है? जब साइन थीटा मैक्सिमम होता है, यानी कि जब थीटा 90 होता है। So that no work is done by this force on a particle during its motion from point R1 to R2। अच्छा, पॉइंट R1 टू R2, R1 R2 बनाया नहीं इसने। लो, कह रहा है सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंसीडर चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, तो आपकी फोर्स बनेगी F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, दिस फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड बी। ठीक है, अब आपका वर्क डन कितना आता है? वर्क डन तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है आपका? एस कॉस थीटा। ठीक है, अब वो कहता है डिस्प्लेसमेंट जो है चार्ज का वो है R2 - R1। यहाँ पे इसने कोई डिस्टेंस दे नहीं रखा है, चलो मारो गोली। तो इसने ये डिस्टेंस ले लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट R2 - R1, और थीटा ले लिया 90 डिग्री मैक्सिमम के लिए। तो वर्क डन कितना आएगा आपका? F R2 - R1, वो मैक्सिमम थीटा उसने साइन के लिए लिया था, कॉस के लिए यहाँ पे 90 डिग्री लग जाएगा, वर्क डन 0 आएगा। पढ़ो उसको। वो कह रहा है अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, हाँ, तो वर्क डन 0 आएगा और फोर्स मैक्सिमम आएगी क्यू वी बी साइन 90। ठीक है, चलो पढ़ो उसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल v subjected to uniform magnetic field acting normally to the velocity of proton। ठीक है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाता है, हाउ विल द रेडियस, तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है। हाँ, इस काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी होती है ईवी। ठीक है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में। हाँ, अब रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? रेडियस का फॉर्मूला हो गया 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्यू बी। ये कहां से आया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आया आपका
सर्कुलर पाथ के लिए मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी। एक बी से बी गया, ठीक है। क्या क्या बच गया हमारे पास, क्यू बी बच गया, आर आ गया एम वी अपॉन में क्यू बी। ये एम वी है क्या, ये है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम काइनेटिक एनर्जी। तो आर आ गया आपका अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम काइनेटिक एनर्जी बटे में क्यू बी। ये आपका आर है, और इस के की जगह पे हम रख सकते हैं ई वी नॉट, ठीक है। समझो इस बात को। इफ पोटेंशियल इज डबल, अगर ये पोटेंशियल डबल हो जाता है तो वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो इन दोनों की जो रेशियो आएगी वो आएगी √2 टाइम, तो रेडियस √2 टाइम हो जाएगी, ठीक है। पढ़ो इसको, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अ चार्ज पार्टिकल Q is moving in presence of magnetic field B which is incident at angle 30 with the direction of motion of the particle, ठीक है। अच्छा, चार्ज पार्टिकल Q है जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, एक एंगल दे रखा है, ठीक है। ड्रॉ ट्रेजेक्ट्री, अच्छा इस बार वो सर्कुलर चलेगा, ठीक है, वो स्पाइरल चलेगा। ये रहा, ये ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर दी। इसके दो हिस्से हो जाएंगे। अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये उसकी वी है, तो ये बन जाएगा वी परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा वी पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिच होती है वो एक्स एक्सिस में होती है। पिच हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, और रेडियस हो जाएगा पैरेलल वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। इस बात को समझो। देखो, वो कहता है थीटा 30 डिग्री दे रखा है, एम वी आर, ये लो, फिर वही फॉर्मूला लगा दिया। सर्कुलर फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स क्यू बी बी साइन 30 इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और उससे फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू रख दी, साइन 30 की वैल्यू थी हाफ, ठीक है। अब जरा देखो इस फॉर्मूले को, और फिर हमने बना दिया इसका डायग्राम, एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और उसमें वेलोसिटी को खोल दिया वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर में, ठीक है। वी पैरेलल जो है आपका एक्स एक्सिस की तरफ है, वी परपेंडिकुलर जो है वो वाई एक्सिस की तरफ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। v वेलोसिटी चल रहा है एक पार्टिकल, और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसकी यहाँ पे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसकी यहाँ पे, ठीक है। एज शोन इन फिगर, राइट द कंडीशन अंडर विच द पार्टिकल विल कंटिन्यू मूविंग इन x डायरेक्शन, ठीक है। हाउ वुड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल बी अफेक्टेड इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दी जाएगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगर फोर्स जो हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बराबर हुई तो ही पार्टिकल सीधा सीधा चलता रहेगा। अब ये कब होगा, जब क्यू ई बराबर होगा क्यू वी बी के, ठीक है। तो फिर वही वाली बात आ गई जो भी मैंने तुम्हें बताया था, वेलोसिटी सेलेक्टर। दूसरी बात, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है तो उसकी फोर्स भी वाई एक्सिस में होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड में हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाने पे हमें पता चलता है, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हम इसलिए चेक करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में करंट होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से उल्टी डायरेक्शन में करंट होता है। चार्ज पार्टिकल क्यू, सिर्फ क्यू लिखा है, तो एक्स एक्सिस में जा रहा है आपका पार्टिकल, यानी कि फोर्स करंट लग रहा है उस डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में, ठीक है। तो तीसरा एक्सिस आपका पकड़ेगा ये। तो यहां पर आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना है फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का हम फॉर्मूला लगाते हैं तो आता है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन है वी आई क्रॉस बी के।
अब इसको मैं एक पेज पे ले लेता हूँ बेटा पूरा समझाने के लिए। आपके पास फॉर्मूला होता है ये क्यू वी बी, ठीक है। अब चीज आपको ये समझनी है, अगर यहाँ पर आई क्रॉस जे हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज हो रहा है, जे क्रॉस के हो रहा है और के क्रॉस आई हो रहा है, तो सब पॉजिटिव। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, आई क्रॉस के हो रहा है, के क्रॉस जे हो रहा है या जे क्रॉस आई हो रहा है, तो सब नेगेटिव। अब देखते हैं हमने क्या रखा था, हमने रखा था वी को आई पे और मैग्नेटिक फील्ड को के पे, ठीक है। तो ये उल्टा हो रहा है, आई क्रॉस के उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब आपका क्यू वी बी जे आएगा लेकिन नेगेटिव का, ठीक है। तो आपकी जो फोर्स आएगी वो नीचे आएगी, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की नीचे आएगी, ठीक है। अच्छा, तो अभी तो हमने बता दिया, आ जाओ आंसर पे चलते हैं। ये फॉर्मूला लगा, क्यू वी बी को इसके बराबर रखा, ये हो गया। ट्रेजेक्ट्री बिकम हेलिकल, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दूं तो वो चीज आगे बढ़ने लगेगी, यानी यहाँ, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द कंडीशन अंडर विच द चार्ज पार्टिकल मूविंग विद स्पीड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सेम आगे जो ऊपर वाला है। डिफाइन 1 टेस्ला यूजिंग एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल क्यू विद मैग्नेटिक फील्ड बी। आओ उसको देखते हैं इसके आंसर को। ये बेटा वेलोसिटी सेलेक्टर का जो भी बताया था ना, उसके नीचे जो दे रखा है डायग्राम भी देख लो और पूरा पढ़ लो एक बारी, बता आपको दिया है मैंने, ठीक है। तो फटाफट से पढ़ लो। चलो अब देखो क्वेश्चन, कहता है 1 टेस्ला डिफाइन करो। 1 टेस्ला इज डिफाइंड एज द फील्ड which produce a 1 force Newton when a charge of 1 coulomb move perpendicularly, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ क्यू वी बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर का मतलब 1 हो गया, ठीक है। 1 टेस्ला में इसको मेरे को अगर 1 करना है, 1 टेस्ला, तो ये 1 न्यूटन फोर्स लगनी चाहिए 1 कूलम चार्ज की और उसकी स्पीड होनी चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड, ये कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। A particle of charge q and mass m is moving with velocity v, ठीक है। It is suspended to a uniform magnetic field b, ठीक है। Directly perpendicular to its velocity, ठीक है। Show that and describe कि वो सर्कुलर पाथ बनाएगा। ये लो, अभी हमने यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगाया क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। हमने इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी, ठीक है। अब वो कहता है अगर मैं यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, तो मुझे पता चलता है जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल है वो है उस सर्कल से टेंजेंशियल, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी, अब ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है इनवर्ट, तो फोर्स जो है हमेशा वो सेंटर से अंदर की तरफ रहे, इसलिए वो गोल घूमेगा। ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है टेंजेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट वो क्रॉस से दिखा सकता हूं मैं, और फोर्स आ जाएगी इस तरफ, तो हर बार फोर्स इस तरफ आएगी इसलिए वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अब वो बता रहा है ऊपर, चार्ज पार्टिकल क्यू प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्यू एफ लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर की वजह से 1 बन गया, लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर उसको उसने बताया क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, जिसका रेडियस हो जाएगा एम वी बाय क्यू बी। पढ़ लो इस पूरे को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंस फोर्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, हो चुका ये, अब वर्क डन जीरो वाला हो चुका हमारा। अब वो कहता है एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और एक मैं न्यूट्रॉन भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, जरा ध्यान देना। अगर मान लो ये शीट है, हमारा पेपर नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, प्रोटॉन की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन होती है, प्रोटॉन की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन होती है, और नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड मेरी इनवर्ड है और करंट की डायरेक्शन प्रोटॉन की डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर, फोर्स कहाँ लगेगी, अपवर्ड। इस वाले में करंट की डायरेक्शन मैंने पलट दी, तो फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे, ठीक है।
और न्यूट्रॉन में फोर्स सीधी चली जाएगी और अनडिफ्लेक्टेड। अगर मैं यहाँ प्रोटॉन की जगह अल्फा पार्टिकल लेता तो अल्फा पार्टिकल में भी करंट इधर होता, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर लगती, लेकिन ध्यान देंगे अल्फा पार्टिकल में क्या होता, यहाँ लिख रहा हूं मैं। अल्फा पार्टिकल में जो डेविएशन होता है उसमें फर्क आ जाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें अगर हम देखें तो ये पार्टिकल पहले एक्स एक्सिस में चल रहे थे, इस लाइन से पहले पहले, जिसको मैं किस कलर से बनाऊं, ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। इस लाइन से पहले पहले ये सब एक्स एक्सिस पे चल रहे थे, वाई एक्सिस के लिए कोई नहीं घूमा। जो अब ये घूमने वाले हैं ना, इस तरीके से कोई घूमा नहीं था पहले। इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस के लिए मैंने इसको बोला कि वाई जो होगा आपका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को मानेगा, और ये 0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनेगा। मुझे इस ए से मतलब है, ये ए कहां से लाऊं मैं, ए मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं यहां पर आपका फॉर्मूला लगाऊंगा एम ए इज इक्वल्स टू क्यू वी भी रख लो, तो ए कितना आ गया, एम अपॉन में क्यू बी, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मास अपॉन में चार्ज रेशो हमेशा ऐसी रहती है। तो यहां आ जाएगी मास अपॉन में चार्ज रेशो, और बी, ये मास अपॉन में चार्ज रेशो ये बताती है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा, अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता है प्रोटॉन से, और चार्ज कम हो, मास ज्यादा हो चार्ज कम हो, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर इज केप्ट अलोंग एक्स और एक्स डैश। हाँ, तो कह रहा है कि इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है जिसको रखा है एक्स एक्स डैश, ये लो, ये एक्स एक्स डैश पर, जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस पर a charge particle q at a point 0r, यानी कि y एक्सिस पे चार्ज पार्टिकल p रखा है, ठीक है। स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी दिस, ठीक है, v नॉट j से, एज शोन इन फिगर। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनिशियली एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। बताओ क्या यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज अगर करंट इधर है और ये इधर है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, करंट दे दिया, ठीक है, वेलोसिटी दे दी, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 28, ये बेटा 27 था, इसको एक बार देख लेना पूरे को, स्क्रीन रोक के, ठीक है। ये रेशियो देख लेना, मैंने बताया था चार्ज मास की रेशियो आ जाती है। अगले देखो, इसको ही पढ़ लो बेटा एक बार, इसको स्क्रीन रोक के इसको पढ़ लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर क्या आती है आपकी, म्यू नॉट आई टू पाई आर, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। अब ये के मेरे को जेड डायरेक्शन में नहीं दिखाई दे रहा, मैं यही देख रहा था कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का है। फाइंड द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ऊपर क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा बेटा, और आंसर में इसने ले लिया, यहाँ क्वेश्चन में कोई कमी है, ठीक है। फोर्स क्या लगेगी, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है जो इस पॉइंट पे रखा है, वेलोसिटी इसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर एक्स एक्सिस पे वो लगेगी ये। तो फिर इसने बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया है। वो कह रहा है किस डायरेक्शन में कौन कौन चीजें हैं उसको देख लो। आपका पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल की फोर्स दे दी, वो वेलोसिटी, फोर्स जो है आपकी वेलोसिटी से मिल गई, और करंट जो है आपका चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स आ गई, वेलोसिटी आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड को उसने के में ले लिया, वैसे मेरे हिसाब से गिवन होना चाहिए था। आगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्यू वी बी, ठीक है। जे को के साथ करेंगे तो ये आई आएगा, बाकी सारा तो आसान है क्वेश्चन, बस डायरेक्शन में दिक्कत थी। जल्दी इसको पकड़ो फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29, एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी वी सी ऑफ पॉजिटिव आयन पासिंग अनडिफ्लेक्टेड थ्रू अ रीजन वेयर क्रॉस्ड एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट। अच्छा, ड्राइव करो एक्सप्रेशन वेलोसिटी के लिए, पॉजिटिव आयन, जब पॉजिटिव आयन पास करे अनडिफ्लेक्टेड, ये वही वाला हो गया आपका, ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर।
देख लो। फिर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ली EJ, मैग्नेटिक फील्ड ली BK, ठीक है, फोर्स ली QE और दूसरी फोर्स ली QVB, ठीक है। अब वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, या यूं कहो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड B 0 के बराबर है, और वैल्यू रख दी। अब यहां ध्यान देना कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड K पे लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड K पे लग रही है, यहाँ पर फोर्स K पे लग रही है, चार्ज पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है उसको देखता हूँ। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ क्रॉस कर रही है बेटा इसको, और कुछ नहीं दिया इसने, तो उसने अपनी तरफ से ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड K पे लग रही है, J पे लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड K पे लग रही है, तो ही क्रॉस कर रही है, वो दो इसने डायरेक्शंस ले ली, ठीक है। और उसके बाद ये इक्वेट कर दिया फॉर्मूला। अब देखो वहां ऐसा कुछ IJK की फॉर्म में नहीं दिया, पढ़ लो इसको। यहाँ पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ली J, मैग्नेटिक फील्ड ली K, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला बनाया, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स का फॉर्मूला लगाया और माइनस करके उसको इक्वेट कर दिया, ठीक है। इक्वेट करने पर तुम्हारी वेलोसिटी आ गई, अगर एक J पे एक K पे तो वेलोसिटी आएगी आपकी एक्स एक्सिस पे I पे। बस हो गया क्वेश्चन। सेम वेलोसिटी सेलेक्टर है, बस IJK ले लिया उसने इस बार। नहीं भी लोगे तो चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे ध्यान देंगे। राइट एक्सप्रेशन फॉर फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ये हो चुका है हमारा। अंडर व्हाट कंडीशन विल इट मूव इन सर्कुलर पाथ, किस कंडीशन में वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, किसी पर्टिकुलर एंगल पे है तो वो स्पाइरल बनाएगा, हेलिकल स्पाइरल, ठीक है। शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड में देखो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मास तो हमारा कांस्टेंट रहता ही है। आ जाओ, देखो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल QVB, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म हमने बता दिया V क्रॉस B। अगर किसी पर्टिकुलर थीटा से भेजोगे तो वो स्पाइरल पाथ बनाएगा, सीधा भेजोगे तो सीधा जाएगा। अब वो कह रहा है सिंस फोर्स ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन विच बिकम परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सो ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नॉट मैग्नीट्यूड। वो कह रहा है जो फोर्स है वो हमेशा अपने आप को एडजस्ट कर लेती है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी के, तो इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं, उसका जो साइन थीटा है वो चेंज होता है हर बारी। इसका मतलब साइन थीटा चेंज होगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहेगी। पढ़ लो इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स F एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विद वेलोसिटी V इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हो चुका है। टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखे हैं आपको, ठीक है। एक में 3 एम्पियर करंट है, एक में 5 एम्पियर करंट है, ठीक है। दो पॉइंट दे रखे हैं आपको P1 एंड P2। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स ऑन P1। P1 है जो यहां से 2 और यहां से 2 है, P2 है जो यहां से -1 है और यहां से 1 है, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा। आ जाओ, स्ट्रेट वायर का हमें फॉर्मूला आता है, देखो ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। एक वायर ये, एक वायर ये, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे निकालूं तो वो कितनी, मैग्नेटिक फील्ड एक्स से निकालूं इससे नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कितनी आएगी म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई d, दूसरी वाली म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई d, ठीक है। एक बार दे रखा है आपको 2-2 मीटर और एक बार दे रखा है -1 और 1 मीटर, वैल्यू रखो आपकी आ जाएगी 2-2 मीटर। इस वाले में आपको पाम रूल लगाना है, P1 पे तो इनवर्ट जा रहा है,
और इधर से आउटवर्ड जा रहा है, एक से इनवर्ट एक से आउटवर्ड, और इस वाले में आउटवर्ड और इधर से भी आउटवर्ड। P2 में दोनों से आउटवर्ड जा रहा है और P1 में एक से इनवर्ट एक से आउटवर्ड जा रहा है। तो P1 में आपकी माइनस होगी इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है, और P2 में प्लस होगी इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया है। दोबारा समझा देता हूँ। अगर मैं करंट कैरिंग वायर लेता हूँ ये, तो और उसको इसे ऐसे एक्स एक्सिस पे रखता हूँ, मैं 3 एम्पेयर ले रहा हूँ, तो P1 कैसा आएगा, बाहर की तरफ। लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस पे रखता हूँ तो P1 कैसा आएगा, अंदर की तरफ। तो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, इसको खुद चेक करना, इससे अंदर की तरफ और इस वाली वायर से बाहर की तरफ, इसमें दोनों से ही बाहर की तरफ। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगी और इसमें मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। अगर किसी ने मेरी वाली क्लास ली है जिसमें मैंने आपको MCQ कराए थे, तो उसमें मैंने चारों को समझाया था। अरे कहाँ चला गया है? एक मिनट बेटा, ये लो, मैं चारों को समझा देता हूँ। इसमें कहाँ जा रही है, आउटवर्ड, और इस वाले में आउटवर्ड। अब अगर मैं इधर आ जाऊँ तो इनवर्ड, इस वायर वाइल की वजह से इधर से इनवर्ड, और इधर वाली वायर की वजह से आउटवर्ड, और नीचे वाली वायर में इधर से भी इनवर्ड और इधर से भी इनवर्ड। ये चारों ध्यान रख लेना पॉइंट, ठीक है। समझो इस मैग्नेटिक फील्ड को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो वो कहता है यहाँ पर आपका एक बारी सब्ट्रैक्शन हुआ और एक बार एडिशन हुआ। कहाँ सब्ट्रैक्शन हुआ, P1 पे। क्यों, क्योंकि एक पे इनवर्ड है और एक से आउटवर्ड है, इसमें दोनों के दोनों आउटवर्ड है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, d डिस्टेंस पे है, और यहाँ पर पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर चल रहा है, ठीक है। करंट कैरिंग वायर तो आपके काम आएगी मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के। करंट कैरिंग वायर किस काम आएगी, मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के। फिर वही पाम रूल लगाओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है आउटवर्ड और इधर जा रही है इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब क्या कह रहा है, अलॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी, ठीक है, करंट कैरिंग I, अ पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी v पैरेलल टू द वायर, ठीक है, एट डिस्टेंस d फ्रॉम एज शोन इन फिगर, ठीक है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालो। फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालना है तो F इक्वल्स टू, आ जाओ, लगा दिया QVB। तो वो कहता है यहाँ पर मैंने देखा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड जा रही है। माइनस का K क्यों आया, ये माइनस का K का मतलब है इनवर्ड, ठीक है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका जा रहा है करंट, और ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। अब B कितनी आई स्ट्रेट वायर से, म्यू नॉट I 2 पाई D, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, QVB। मेन चीज थी कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन पता लगानी है, बाकी सब तो आसान है, QVB तो कई बार पढ़ चुके हम। अगला, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर। आ जाओ इसको पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया आपका ही। आप अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना चाहते हो तो उसके साथ आपको एक रजिस्टर लगाना होगा जिसे हम शंट कहते हैं। अगर आपने वो शंट छोटा लगाया तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर पैरेलल में लगाया तो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने सीरीज में लगाया और बड़ा रजिस्टर लगाया तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा एक बार। फिर उसने बताया कि यहां से करंट आई गया था जिसको मैंने तोड़ दिया I माइनस आई जी में, और यहां पर आई जी में, ठीक है। ये रहा आपका शंट, ठीक है। अब शंट की गैल्वेनोमीटर के साथ ये वैल्यू आ गई। कैसे आई, देखो पहले तो हमने लिखा I इज इक्वल्स टू आई जी प्लस, इसको आई एस नाम दे दो, ठीक है, आई जी प्लस आई एस। अब उसके बाद हमने कहा जो यहाँ का वोल्टेज है और जो यहाँ का वोल्टेज है वो इक्वल है। तो वोल्टेज इक्वल है तो इसका मतलब आई जी मल्टीप्लाई में जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई में एस, ये इक्वल है। वहां से शंट आ गया, ठीक है। आई क्या है, टोटल करंट सर्किट के अंदर, जी क्या है, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का, एस रेजिस्टेंस शंट का, और आई जी करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जल्दी से इसको पढ़ो फिर आगे चलते हैं। टू स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर आर फिक्स्ड इन स्पेस, दो स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिनको मैंने फिक्स कर दिया स्पेस में ऐसे, ठीक है।
सो दैट द करंट इन लेफ्ट वायर इज 2 एम्पेयर डायरेक्टेड आउटवर्ड। जो करंट है वो बाहर की तरफ निकल रहा है और दूसरी वाली में इनवर्ड। ठीक है। इन विच रीजन, अच्छा ये रीजन बना है तुम्हारे, पहला दूसरा तीसरा। इन विच रीजन इज देयर इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस at which the magnitude at which the magnetic field is equal to 0 due to these current carrying wire। अगर ये दो करंट कैरिंग वायर है तो यहाँ कहीं वो रीजन आना चाहिए बीच में। जस्टिफाई और आंसर आगे चेक करते हैं। वो कहता है फॉर रीजन 1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2a और 3a वायर इज अपोजिट। फॉर रीजन 2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2a एंड 3a करंट वायर इज अपोजिट बट वी कैन हैव न्यूट्रल पॉइंट। आ गया ना, बीच में न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है। तीसरा तो दिया ही नहीं इसमें। फर्स्ट और थर्ड रीजन में न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, बीच में आएगा। और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक की वजह से, या आपकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की वजह से। फिर वही फॉर्मूला आपका म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, एक वायर की वजह से, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर दूसरी वायर की वजह से। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो वो कहता है 10 R2 बड़ा है R1 से। ठीक है, R2 बड़ा है R1 से, तो I2 3 एम्पेयर बड़ा होगा I1 2 एम्पेयर से, बड़ा है I1 2 एम्पेयर से। और B1 और B2 आर opposite in direction, so net magnetic field intensity becomes zero at existing null और न्यूट्रल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में ही कहीं वो ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। तो आंसर होगा सेकंड रीजन। पूरा आंसर पढ़ लो, या फर्स्ट के साथ साथ इसे थर्ड रीजन भी लिखना चाहिए था। आगे चलते हैं। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार आता है। ठीक है, 2-3 बार आ चुका है। ये करंट कैरिंग वायर है, हाँ, उसके साथ ये पूरा का पूरा मैंने स्क्वायर दे दिया। हाँ, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, चार वायर, ऐसे करके करंट बहा दिया। इस वायर पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, वो कह रहा है स्क्वायर करंट कैरिंग लूप है I1 इज केप्ट एट डिस्टेंस x फ्रॉम अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट I1। ठीक है, एक इसके अंदर करंट I2 है, इसके अंदर करंट I1 है, ये बता दिया। इसके बीच का डिस्टेंस x है, ये बता दिया एज शोन इन फिगर। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टिंग फोर्स। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगी। यहां डिस्टेंस होगा तुम्हारा x और यहां डिस्टेंस होगा तुम्हारा x प्लस a। ठीक है, यहां फोर्स नहीं लगेगी। अब आंसर को चेक करते हैं। तो वो कह रहा है फोर्स क्या है, पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स जो होती हैं उसकी फोर्स होती है म्यू नॉट I1 I2 a 2 पाई x। अच्छा ध्यान रखना, अगर पैरेलल करंट कैरिंग वायर होगी तो अट्रैक्ट करेगी, एंटी पैरेलल होगी तो रिपेल करेगी, याद रखना इसको। ठीक है, अब वो कह रहा है F1 क्या आएगी। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल AD आपका x है और सॉरी AD इसके साथ एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का एक फॉर्मूला आया, इसमें पैरेलल आएगा। ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे, मतलब अगर दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस होगा दोनों में। F1 और F2 म्यू नॉट I1 I2 a अपॉन में 2 पाई x, और इसमें आ जाएगा x प्लस a। ये देख लो, मैंने बताया था x प्लस a। सिंपल F1 F2 को जोड़ दो, लेकिन इसका करंट नीचे, इसका करंट ऊपर है, इसलिए माइनस आएगा। अब चेक कर लो, सेम क्वेश्चन आ रहा है इसके जैसा ही एक और। ये देखो क्या फर्क है। अब उसने x की जगह पे 10 सेंटीमीटर दे दिया और a की जगह पे 20 सेंटीमीटर दे दिया, पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, द रेक्टेंगुलर करंट coil of side L and P carrying a current I is suspended to a uniform magnetic field acting perpendicular to its plane. Obtain expression for the torque. टॉर्क का एक्सप्रेशन करना है। टॉर्क का एक्सप्रेशन आपने वैसे कई बार कर रखा है, फिर भी हम देख लेते हैं। ये टॉर्क है, इस साइड को लिया मैंने, इसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया, ये थीटा लेके। ये एल साइड है आपकी, इसको ले लिया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया मेरा एल साइन थीटा। टॉर्क जानते हो आप क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स होता है आपका क्यू वी बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल साइन थीटा। करंट कैरिंग वायर के लिए क्यू वी भी नहीं लगता, बिल लगता है बी आई एल। ठीक है, एल को एल साइन थीटा के साथ ले लिया, एल का स्क्वायर हो जाएगा, एल का स्क्वायर बन जाएगा आपका एरिया। तो बी आई ए साइन थीटा, ये आई ए क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो बी एम साइन थीटा हटाओगे तो आएगा एम क्रॉस बी। ठीक है, पढ़ लो, पढ़ लो पूरा। ये पहले इसको देखो, फिगर को देख लिया, अब इसको देखो।
ठीक है, इसने n टर्न्स के लिए बता दिया कि अगर इसमें टर्न्स n हो तो n IA बन जाएगा, एक ही बात है। और यहाँ पर जो ये इसने स्मॉल n बनाया है, स्मॉल n कैप, ये आपका नॉर्मल वेक्टर है। टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ए बी कैरिंग अ स्टेडी करंट IA और IB रिस्पेक्टिवली, ठीक है, represent by separated by a distance d. Write magnitude and direction at which what is the nature and magnitude of the force between two conductors. फिर वही दो पैरेलल कंडक्टर्स है, ठीक है। अब फोर्स क्या आएगी उसकी, ये लो, जो मैंने बताया था पैरेलल कंडक्टर से तो अट्रैक्ट करेंगे, ये रहे। अब यहाँ ध्यान देना, अगर यहाँ पर करंट IA है और यहाँ पर करंट IB है, ठीक है, तो करंट के हिसाब से दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगी, IA से इस वाले से जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो लगेगी इनवर्ट, और इस वाले से इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो लगेगी आउटवर्ड। तो ध्यान दो, मैं बना के दिखा रहा हूं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी आउटवर्ड B1, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनवर्ट B2, ठीक है। तो आउटवर्ड के लिए मैंने यहाँ पे डॉट बना दिया, इनवर्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस बना दिया, समझ गए। फिर B1 का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई डी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बिल, एल इसने 1 ले लिया, इस वायर की यूनिट लेंथ ले ली, तो एफ आ गया मिनट अपॉन में 4 पाई 2IA IB अपॉन में डी, ये फोर्स आ, दोनों की तरफ से फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन उल्टी रहेगी फोर्स की। अगर मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो जिसमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और करंट ऊपर जा रहा है तो फोर्स इधर जाएगी, फोर्स इधर जाएगी, और इस वाले में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट फिर से ऊपर जा रहा है तो फोर्स इधर जाएगी, ठीक है। इसका उल्टा भी आ सकता है, अगर पैरेलल की जगह एंटी पैरेलल हो, ये आ गया एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल में दोनों की, ये अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बना भी रखी इसने, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी। पूरे को जल्दी से देख लो, क्वेश्चन नंबर 27 को, आगे क्वेश्चन नंबर 28, a coil of n turns radius r carrying a current I, it is unwound and rewound to make a square। अच्छा, एक सर्कुलर कॉइल थी, उसको खोला, फिर दोबारा उसका एक स्क्वायर बना दिया ऑफ साइड ए, हैविंग द सेम नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, कीपिंग द करंट I सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड। आ जाओ, कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 2πr अब 4a में कन्वर्ट हो गया, जो वो गोल था 2πr अब वो इस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब वो कहता है रेशियो क्या होगी यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट्स की, वो होता है NIA, ठीक है। अब यहाँ पर NIA पुराने वाला, ये था पुराने वाला, ये अब नया वाला, तो NIA में ये आया आपका a स्क्वायर और ये है पाई आर स्क्वायर, और r की वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला दे ही दिया, तो रेशियो क्या है आपकी π/4। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट और छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पक्का आ सकता है। आपने एक सर्कुलर कॉइल को कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो उनके दोनों के एरिया में डिफरेंस आया, रेडियस और साइड का एक रिलेशन निकाल लिया और उन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट को डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 29, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ क्लोजली वाउंडेड एंड टर्न्स, ठीक है, आई, राइट एक्सप्रेशन हो चुका है, आगे आगे ऑल इंडिया के वैसे भी डेरिवेशन वाले ही होते हैं ज़्यादातर। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, 10, ये दिल्ली, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ 10 सेंटीमीटर 20 टर्न्स, अच्छा एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, उसमें 20 टर्न्स है, कैरिंग अ करंट 12 एम्पियर, ठीक है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, कॉइल को वर्टिकली सस्पेंड किया गया, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मेक एन एंगल थीटा, द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज इतनी, ठीक है। टॉर्क जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो है इतना, फाइंड द एंगल थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला लगाओ, MB साइन थीटा, इसमें इसको खोल दो मैग्नेटिक मोमेंट को IA में, NIA में, और ए एरिया निकालने के लिए आप साइड का इस्तेमाल करो, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर लगा दो। क्वेश्चन नंबर 34, ये बेटा मैंने इसलिए छोड़ दिया वोल्ट मीटर और एमीटर वाला, क्योंकि मैंने बता दिया था जब एमीटर बता रहा था, फिर भी आप एक बार पढ़ लो इसको, ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहा है, पढ़ लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, करंट दे रखा है,
टॉर्क दे रखा है, तो आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा और आपका थीटा आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे आप समझाओगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है? पहले तो हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को ही समझ लेते हैं। देखो, करंट सेंसिटिविटी होती है थीटा यानी कि डिफ्लेक्शन अपॉन में करंट। ठीक है, जो इक्वल टू होती है एन बी आई अपॉन में ए के, अपॉन में के के। एन बी ए होता है बेटा, एन बी ए अपॉन में के के। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ाओगे तो उसके साथ साथ लेंथ भी बढ़ जाएगी, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स एक लिमिट तक बढ़ाना है। एरिया ऑफ फ्रेम बढ़ाओगे तो एक लिमिट तक बढ़ाना है, ज्यादा बढ़ाने से उससे भी लेंथ बढ़ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अच्छी बढ़ाने के लिए हम हॉर्स शू शेप मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। सस्पेंशन कम करने के लिए हम पतली वायर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। A galvanometer show full scale deflection of current I, resistance R1 required to convert it, ठीक है, into a voltmeter of range 0 to volt, ठीक है, resistance R2 and a resistance R2 to convert it into a voltmeter of range 0 to 2 volt। दोबारा आ गया, find the resistance of galvanometer। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर देखते हैं। 35 का आंसर ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो, हमें रेंज जो दे रखी है, देखो गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन दे रखा है, करंट दे रखा है हमें आई जी। ठीक है, और रेंज दे रखी है 0 से V वोल्ट, जिसके लिए रेजिस्टेंस R1 रिक्वायर्ड है, और रेंज जो दे रखी है 0 से 2 वोल्ट, उसके लिए रेजिस्टेंस R2 रिक्वायर्ड है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो हमें गिवन है। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का नहीं है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को मैं G कह रहा हूँ, जो मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं 0 टू V वोल्ट के लिए देखूं तो वोल्टेज होता है करंट I मल्टीप्लाई में G प्लस R, और 0 टू 2 वोल्ट के लिए देखूं तो 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू करंट I गैल्वेनोमीटर का G प्लस R2। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बना लो, इसे इक्वेशन 2 बना लो। तो आप कह सकते हो इन दोनों को इक्वेट करने पर आई जी जी प्लस R1 इज इक्वल्स टू 2 जी प्लस R1 इज इक्वल्स टू आई जी प्लस R2। आई जी से गया आई जी 2, इसके नीचे ले जाओ तो G प्लस R2 इज इक्वल्स टू G प्लस R1 इज इक्वल्स टू G प्लस R2 अपॉन में 2। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना, आपका G आ जाएगा। ठीक है ना, ये G उधर जाएगा, हाफ हो जाएगा वगैरह वगैरह, आप तो चला लोगे आगे। Two circular loop A and B, each of radius 3 meter, are placed coaxially at a distance 4 meter। ठीक है, दो सर्कुलर लूप है जिनका रेडियस दे रखा है, कोएक्सियली रखे गए हैं, दोनों का करंट दे रखा है 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। आ जाओ, ये रहे, यहां पर निकालना है आपको। एक में करंट की डायरेक्शन ये है और एक में करंट की डायरेक्शन ये है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले को एक बार B1 पे लगाया, एक बार B2 पे लगाया। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई इनसे? नेट मैग्नेटिक फील्ड आई सम क्यों आई? फिर वही बताया था, अगर बीच में खड़ा है, एक बार इधर देख रहा है एक बार उधर देख रहा है, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आई B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, दोनों एक दूसरे के सामने रखे तो थीटा यहाँ पर 90 बैठ जाएगा। वही आपका फॉर्मूला लगाया हमने पैरेललोग्राम का। पहले आप फिर से इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, जो कई बार पूछ चुका हूं।
उसके बाद उसको लगाओ B1 पे, उसके बाद उसको लगाओ B2 पे और नेट मैग्नेटिक फील्ड लगाओ अंडर रूट ऑफ B1 प्लस B2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, ये हम कर चुके हैं कई बार, ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी कर रखी है। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई इसलिए कुछ चीज़ें बीच में छोड़ दूंगा। इसको देखो, हॉरिजॉन्टल वायर ए बी ऑफ लेंथ एल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वायर ए बी ऑफ लेंथ एल एंड मास एम कैरी स्टेडी करंट I1, ठीक है, एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है, ठीक है, उनके बीच उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो h है, ठीक है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, सेम डेरिवेशन है बेटा। जो हम वो लेते हैं ना, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर, वो ऐसे ना रखकर ऐसे रख दिए। आप आंसर चेक कर लो फिर भी 38 क्वेश्चन का, ये लो, ठीक है। चलिए, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन, ये आता है हमारे को, इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाएगा, ड्राइव एक्सप्रेशन हो जाएगा। स्टेट अंडरलाइन द प्रिंसिपल ऑफ, ये पूरा पढ़ लो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गिव टू रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई द गैल्वेनोमीटर कैन नॉट as a such to be used to measure value of current in a given circuit, define the term वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा आपका। भाई क्या टॉपिक रिवाइज कराया इसने, भगा दिया एक तो चीज। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जो फर्स्ट पार्ट है 145। देखो, द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो प्रिंसिपल जो है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे बेस करता है कि अगर हम करंट कैरिंग कॉइल को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, बस। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब आगे चलते हैं। द गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज टू measure the current because all current to be measured pass through the coil and it get damaged easily। तो सारा का सारा करंट चला जाएगा, उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हमारे शंट से जाए, इसलिए हम शंट को पैरेलल लगा देते हैं। आगे, इट्स कॉइल कंसिडरेबल रेजिस्टेंस बिकॉज द लेंथ एंड इट में अफेक्ट ओरिजिनल करंट। तो वो कह रहा है उसकी जो कॉइल होती है ना, वो खुद का अपना एक कंसिडरेबल रेजिस्टेंस रखती है जो उसके ओरिजिनल करंट पर अफेक्ट कर सकती है। अब बारी आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी की। वोल्टेज सेंसिटिविटी जैसे करंट सेंसिटिविटी होता है वैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी, थीटा अपॉन में वोल्टेज, फिर वही पूरा फॉर्मूला जो करंट सेंसिटिविटी का था, NAB/K, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का यहाँ पर आना चाहिए R, इसने V लिख दी, अच्छा हाँ, क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ R लिख देता, इसने V/R लिखा, R, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ए, और ये याद करो मैंने आपको बताया था ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ा सकते, क्यों, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो वो भी रेजिस्टेंस पे पहले से ही डिपेंड करता था, तो ये लगाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसके सारे फैक्टर्स वही रहेंगे। आगे, करंट सेंसिटिविटी, ये रहा सेम। अब पढ़ लो दोनों को, इसको पढ़ लो, जो स्टेटमेंट बोली थी वो दोबारा सुन लेना, और एक इसको पढ़ लो, आपका क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। अच्छा, अगर मैं टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर लूँ तो उसका मेरा फॉर्मूला आता है I1 I2 की फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए आपकी जो डेफिनेशन बनेगी, 1 एम्पेयर इज द करंट, 1 एम्पेयर इज द करंट विच फ्लो थ्रू ईच टू पैरेलल यूनिफॉर्म लॉन्ग linear conductors which are parallel in free space, which are placed in free space at a distance 1 meter apart each other and attract or repel, वो डिपेंड करेगा वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, with a force of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। याद कर लेना इस डेफिनेशन को। आगे चलते हैं, करा दिया, करा दिया, ये भी सेम क्वेश्चन कराया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ स्ट्रेट लाइन से, वो आपको आता है, फिर भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47, ये रहा, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इससे एक मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड और तीसरी मैग्नेटिक फील्ड, और ये, ठीक है, देख लो इसको। ये प्रिंसिपल इन मैनोमीटर बता चुका हूँ, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया।
ये सेम क्वेश्चन हमने अभी करा है, ये फिर वही डेरिवेशन ही आ गई है बेटा तुम्हारी, ठीक है। इनमें से कोई नहीं आती हो तो बता देना, आपकी वीडियो बहुत लंबी चली गई है, इसलिए इसको अभी यहीं रोक रहा हूँ। बाकी सारे हमने जो PYQs है इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। जो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है इनमें से देख लो, अगर कोई आपको लगता है कि भैया इनमें से, इसको रोक के पढ़ लो पूरा कि कोई डेरिवेशन आपने नहीं कराई है, कमेंट में लिख देना, 2 मिनट में करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राधे राधे। अब यहाँ पे वीडियो रोक रहा हूँ मैं।